हेलो एवरीवन। तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी का परसेंटेज की इस फोर्थ क्लास में और उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। जिसने ये पहली 3 क्लासेस नहीं देखी है वो पहले उन्हें देखे और उसके बाद इस क्लास को देखे। मैं बोल सकता हूं कि अगर आपने परसेंटेज की सभी क्लासेस कंप्लीट कर ली तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल का, आप बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है इस सीरीज के अंदर परसेंटेज को। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी हायर स्टडीज के अंदर तो भी बहुत आसानी से आप लोग सीख पाओगे इसको। तो चलो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने इस क्लास पर। इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक टाइप है जिसमें हमें कंडीशन दी जाती है कि कोई बच्चा इतने परसेंट स्कोर करता है और इतने मार्क्स से फेल हो जाता है, पास हो जाता है, ऐसी कुछ कंडीशन देते हैं। उसके बाद हमारे से कुछ या तो वो टोटल मार्क्स पूछता है कि उस एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स कितने थे या फिर पास मार्क्स कितने थे या पास परसेंट कितना था, ऐसे क्वेश्चन हमारे ऊपर आते हैं। और इसके साथ हम जो दूसरा टाइप डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर कंपैरिजन करना होता है। हमारे को कुछ वो बोलेगा कि रेडियस को इतने परसेंट से बढ़ा दिया जाए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरे चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन यूज होगी। तो दूसरे टाइप में हम वो देखने वाले हैं कि रेडियस को बढ़ा देंगे या साइड की लेंथ वगैरह को इंक्रीज कर देंगे या कुछ करेंगे तो एरिया या वॉल्यूम के ऊपर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम शुरू करते हैं परसेंटेज की इस फोर्थ क्लास को। तो शुरू करने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर्स को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कन्वर्जन सीखे जिसमें हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना सीखा था और फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज के अंदर कन्वर्जन सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर वगैरह देखा था सेकेंड क्लास के अंदर। मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी कि हम कैसे उसको यूज कर रहे होते। इसके अंदर हमने 3 मेथड पढ़े थे। एक था अज्यूम मेथड जिसके अंदर हम 100 को या कोई और वैल्यू को रेफरेंस मान के उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अपनी तरीके से सेट कर रहे थे। दूसरा हमने देखा था मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर की कन्वर्जन जिसके अंदर हम वो फ्रैक्शन की वैल्यूज को यूज करके और तब अपने क्वेश्चन को लगा रहे थे। तीसरा हमने फॉर्मूला देखा था जिसमें हम इफेक्टिव रेट वगैरह निकाल के और तब हम अपनी वैल्यूज को निकाल रहे थे। ठीक है, अच्छा, फिर लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप किया था जिसका नाम था क्या? सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज की अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो उसको बार बार इंक्रीज किया जाए 2 से 3 बार या उससे ज्यादा बार, तो उसके ऊपर कैसे वो काम करते हैं कि कुछ वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो वो कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, कैसे हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम देख चुके लास्ट क्लास तक। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हम अपना टाइप 2 करने वाले हैं। इसमें हमारे को कुछ ऐसा बोलेगा कि कोई एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है ए। ठीक है, इसने 40% स्कोर किया। ठीक है, कोई एग्जाम था उसके अंदर इसने 40% स्कोर किया और वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया कुछ मार्क्स से, फॉर एग्जाम्पल 15 मार्क्स से वो फेल हो गया। ठीक है, तो वो दूसरी कंडीशन भी देगा। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा कि 50% अगर वो स्कोर करता तो वो कुछ मार्क्स से फेल भी हो सकता है या फिर पास भी हो सकता है। ठीक है, और वो कुछ मार्क्स लेके आ रहा होगा ज्यादा। अगर फेल हो रहा होगा तो कुछ वैल्यू से फेल हो रहा होगा और पास हो रहा होगा तो कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आ रहा होगा वो। ठीक है, ऐसे हमारे को कुछ डाटा वो देगा क्वेश्चन में और इससे हमारे से क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन हमारे से वो ये पूछ सकता है कि टोटल मार्क्स कितने एग्जाम के अंदर। क्या पूछेगा? टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, या फिर वो पूछेगा कि पास परसेंट कितना है, कि कितने परसेंट स्कोर करे कि वो बच्चा पास हो जाए। ठीक है, या फिर पास मार्क्स भी पूछ सकते हैं कि पास मार्क्स कितने हैं उसके। ठीक है, या फिर कुछ अलग क्वेश्चन बनाना चाहे, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि कोई एक तीसरे बच्चे का रेफरेंस देके भी पूछ सकते हैं कि उस बच्चे ने इतने परसेंट स्कोर किया तो उसके पास मार्क्स से कितने परसेंट ज्यादा होंगे या कम होंगे, ऐसा कुछ वो बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ऐसे ही कुछ टाइप बनेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के अंदर हमारे को टैकल कैसे करना होता है? इनके अंदर हमारे को सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, यहां पर मैं लिखता हूं। ठीक है, इसमें हमारे को कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 2 कंडीशन दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि एक लाइन है ये। ठीक है, ये जो लाइन है ये डिनोट कर रही है कि आपका जो एग्जाम हुआ उसके अंदर स्कोर कितना होता है। ठीक है, तो मैं सबसे कम आपका स्कोर कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। ठीक है, मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं ले रहा हूं, तो सबसे स्कोर कम कितना आ सकता है? 0 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट कितना आ सकता है? 100% आ सकता है। क्लियर है यहां तक?
अच्छा, तो एक यहां पर कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होगा, ये क्या होगा, मिनिमम क्राइटेरिया, जिसको हम बोल रहे हैं कि पास मार्क्स। ठीक है, पास मार्क्स कि इतना अगर तुम स्कोर करोगे तो तुम एग्जाम में पास होगे, अगर उससे कम करोगे तो फेल हो जाओगे, उससे ज्यादा करोगे तो पास होगे। और ये क्या होगा, बॉर्डर होगा बिल्कुल। ठीक है, ये क्या होगा, बॉर्डर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, उसके अंदर 100 मार्क्स का एग्जाम है। तो एक जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकता है वो कितना कर सकता है, 100 मार्क्स कर सकता है। और लोएस्ट कितना कर सकता है, 0 मार्क्स कर सकते हैं। और उन्होंने 33% का या 33 मार्क्स का एक बैरियर बना दिया। ठीक है, इस 33 मार्क्स को क्या बोलते हैं हम, पास परसेंट या पास मार्क्स। क्योंकि हम 100 के रेफरेंस में ले रहे हैं तो मार्क्स भी उतनी होंगे और परसेंटेज भी उतनी होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पास मार्क्स या फिर पास परसेंट। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब अगर बच्चा इससे कम स्कोर करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा स्कोर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब हमारे को करना क्या है, अब देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, मैं बोल रहा हूं एक बच्चा है ए, क्लियर है, वो बच्चा 40% मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, और वो फेल हो जाता है कितने से, 10 मार्क्स से। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर वो बच्चा 40 की जगह 50% मार्क्स स्कोर करता, ठीक है, अगर वो बच्चा 50% मार्क्स स्कोर करता तो वो बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और जो पास परसेंट का जो बैरियर है उससे वो क्या करता है, 10 मार्क्स ज्यादा लेके आता है, पास विद 10 मार्क्स। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर वो 40% स्कोर करता तो उसको 10 मार्क्स और चाहिए थे कि वो पास हो जाता। मतलब यहां पर मान लो कि 23 मार्क्स थे, ठीक है, 23 मार्क्स वो लेके आता तो उसको कितने, 10 मार्क्स और चाहिए। ठीक है, तब अगर वो 10 मार्क्स और स्कोर कर लेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो 50% वाला है इसके लिए बोल रहे हैं कि यहां पर 43 मार्क्स अगर वो स्कोर करता 43, तो उसको 10 मार्क्स अगर वो छोड़ भी दे तो वो क्या होगा, 33 पे आएगा, मतलब पास कर जाएगा। क्लियर है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना है, हमारे को ना इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेट कैसे करेंगे कि हमारे को इनको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जो पास परसेंट होता है या फिर पास मार्क्स जो होता है ना, हमारे को उसके रेफरेंस में दोनों वैल्यू को लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि मान लो ये 40% जो बच्चा, मैं मान लेता हूं ये बच्चा जो है जो फेल हुआ, ठीक है, इसको अगर मेरे को पास कराना हो, मैं ग्रेस मार्क्स दे रहा हूं मान लो, ठीक है, तो पास कराना हो तो मेरे को कितने मार्क्स इसको देने पड़ेंगे, 10 मार्क्स देने पड़ेंगे। तो इस बच्चे अगर मैं इसको 10 मार्क्स दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो वो पास मतलब पास होने के लिए उसको कितना चाहिएगा स्कोर, कि उसको 40% जो उसने स्कोर किया है वो तो उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा उसको 10 मार्क्स और अगर हम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अगर दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि एक बच्चा जिसने कि 50% मार्क्स जो थे वो स्कोर किए, ठीक है, अगर उसके पास जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है वो 10 मार्क्स अगर वो नहीं स्कोर करता, ठीक है, तो क्या होता उसका स्कोर, वो भी पास हो जाता। और अगर अब मैं क्या देखूं कि क्या ये दोनों जो मेरी वैल्यू होगी ये सेम होगी, क्योंकि पास मार्क्स या फिर पास परसेंट तो दोनों का सेम है ना। और इसको भी मैंने ये नहीं कि एक्स्ट्रा जो इसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स थे इस वाली कंडीशन में वो मैंने इससे छीन लिए, और इसके अंदर जो मार्क्स की कमी थी वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने ये दोनों कर दिया तो मैं उनको क्या कर रहा हूं कि मैं उन दोनों को एक ही जगह पे ला रहा हूं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर करना क्या होता है कि हमारे को कोई वैल्यू कितनी भी ज्यादा या फिर कम हो उसको हमें लेके आना होता है कहां तक, जो हमारी पास मार्क्स या फिर पास परसेंट भी जिसको बोल रहे हैं हम, उस वैल्यू पे हमारे को लेके आना है। उसको ज्यादा होगी तो हमारे को उसको कम करनी पड़ेगी वैल्यू, अगर वो वैल्यू पहले से कम है तो हमें उसे ज्यादा करना पड़ेगा। बस इतना हमें करना होता है। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो वहां पर हमारे को क्लैरिटी ज्यादा मिलती जाएगी। बस हमें ध्यान इसमें क्या रखना है कि हमारे को सिर्फ
जो वैल्यू ज्यादा है उससे वो वैल्यू छीन कर हमें पास परसेंट पे या फिर पास मार्क्स पे लेके आना है। जो वैल्यू कम है उसको उतने ही मार्क्स हमारे को देके और पास परसेंट या फिर पास मार्क्स पे लेके आना है। वो जो दोनों वैल्यू होंगी उनको दोनों को क्या कर देना है, इक्वल रख देना है। ये दोनों वैल्यू क्या है, मेरी इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई करके देखूं तो मेरा बोलना क्या चाहता है कि 40% प्लस 10 मार्क्स इक्वल है मेरे किसके, 50% माइनस 10 मार्क्स। ठीक है, तो मुझे 40% क्योंकि मेरी वैल्यू छोटी है इसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा इस साइड में, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव है तो इसको मैं लेके आता हूं इस साइड में। ठीक है, कंपैरिजन के लिए मेरे को परसेंटेज की वैल्यू एक साइड में लेके जानी है और जो मेरे रो मार्क्स है उनको मेरे को दूसरी साइड में रखना है। अब ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40 10%, वो इक्वल है किसके, ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये 10% जो है ये क्या है 20 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई भी जो एग्जाम होता है उसका मैक्सिमम स्कोर क्या होता है 100% होता है, इससे ज्यादा तो कोई स्कोर नहीं कर सकता। तो वैल्यू कितनी हुई मेरी 10 टाइम्स हुई, तो ये वैल्यू भी मुझे क्या करनी पड़ेगी 10 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो मेरी आंसर कितना आएगा 200। अब ये 200 क्या है मेरे पास, मैक्सिमम मार्क्स, कि एक बच्चा इस एग्जाम के अंदर कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकता है, मैक्सिमम मार्क्स। अब इसी के अंदर अगर मुझे एक क्वेश्चन तो मेरा ये हो गया कि टोटल मार्क्स या फिर मैक्सिमम मार्क्स मेरा कितना हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसके अंदर बन रहा है, मैं पहले थर्ड वाले को लेता हूं। ठीक है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि पास मार्क्स कितने हैं। ठीक है, पास मार्क्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को 40% निकालना पड़ेगा और उसमें 10 नंबर जो होंगे वो ऐड करने पड़ेंगे। तो 200 जो मार्क्स है उसका 40% मेरा कितना होगा, यहां से भी चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं कि मुझे 10% की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 40 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना होगा। तो 80 मार्क्स जो थे इस बच्चे ने, इसने स्कोर किए कितने 80 मार्क्स इसने स्कोर की, और उसको कमी पड़ गई कितनी 10 मार्क्स की। अगर उसको मैं 10 मार्क्स दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इस बच्चे को पास होने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा 90 मार्क्स। आई होप समझ में आया होगा ये। ठीक है, ये चाहूं तो मैं दोनों से निकाल सकता हूं, इस बच्चे से भी निकाल सकता हूं पास मार्क्स या फिर पास परसेंटेज कितना है, और मैं दूसरे केस से भी निकाल सकता हूं। दूसरे केस से अगर मैं निकालूंगा तो मुझे क्या करना है इसका, अब इस बच्चे ने 50% स्कोर किया है तो मुझे इस वैल्यू का 5 टाइम्स करना पड़ेगा। 5 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास इस बच्चे ने स्कोर कितना किया 100 मार्क्स, इसने 100 मार्क्स स्कोर किया और वो बोल रहे कि इसने 100 मार्क्स जो स्कोर किया वो 10 मार्क्स ज्यादा है पास से, तो अगर मैं इससे 10 मार्क्स ले लूं तो भी कितना आएगा 90। ठीक है, ये 90 क्या है मेरे पास पास मार्क्स। ठीक है, तो मैं दोनों केसेस से निकाल सकता हूं, दोनों जो जिसमें फेल हो रहा है तो उस केस से भी निकाल सकता हूं, जिसमें पास हो रहा है उस केस से भी निकाल सकता हूं। आई होप क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने 2 चीजें तो सीख ली कि पास मार्क्स कैसे निकालते हैं या फिर टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं। पास परसेंटेज निकालनी होती तो ये दोनों चीजें मैं निकाल चुका हूं, पास मार्क्स भी मेरे पास है और टोटल मार्क्स भी है। तो मैं अगर डिवाइड कर दूं पास मार्क्स को, पास मार्क्स को डिवाइड कर दूं अगर मैं टोटल मार्क्स से, और इसका मैं एक परसेंटेज ले लूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी पास परसेंट की आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैं कर सकता हूं। आई होप क्लैरिटी होगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को अप्लाई के अंदर अप्लाई करेंगे तो हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। चलो अब हम आगे चलते क्वेश्चंस के ऊपर, हम देखते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है, 40% आर द पासिंग मार्क्स। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमारे पहले ही दे दिया कि 40% जो है वो पासिंग मार्क्स है, किसी बच्चे को पास होना है तो उसको 40% स्कोर करना पड़ेगा। अ स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स, एक बच्चा है जो 250 मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, और फिर भी वो बच्चा क्या होता है फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से 38 मार्क्स से। ठीक है, अच्छा तो हमारे से पूछ रहे मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। देखो, एक बच्चे ने 250 मार्क्स यहां पर स्कोर किए, उसके बाद वो फेल हो गया। अगर उसको पास होना है, पास होने के लिए उसको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, कि 250 तो वो पहले से कर रहा है, उसको मेरे को कितने मार्क्स और देने पड़ेंगे जितने वो उसकी कमी है, फेल हो रहा है। तो 38 मार्क्स अगर वो और स्कोर कर लेता तो वो क्या हो जाता
पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसको चाहिए कितने मार्क्स? 288 मार्क्स चाहिए। अगर वो 288 मार्क्स स्कोर कर लेता तो वो क्या होता है? पास हो जाता। और उसने यहां पे हमारे को कंपैरिजन के लिए वैल्यू दी हुई है कि अगर वो 40% स्कोर करता तो वो पास हो जाता। तो ये 288 जो है यही तो 40% की वैल्यू है ना, कि ये मार्क्स में है और ये परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। तो और हमें पता है कि कोई भी जो वैल्यू का मैक्सिमम होता है, ठीक है, या फिर एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वो कितना होता है? 100% होता है। क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे 100% की वैल्यू निकाल दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 से मैं काट देता हूं तो 72, 7 चौक 28 और 2 और 0, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर? ए आ गया 720। ये इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, मुझे क्या करना था बस कि मुझे ये सिर्फ मेरे को इसके ऊपर फोकस करना है कि पास होने के लिए मुझे मार्क्स स्कोर करने कितने। इस टाइप के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मुझे सिर्फ फोकस करना है कि एक्चुअल में उस किसी को पास होना है तो उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा। अगर मैंने ये निकाल दिया तो मेरे उससे कुछ भी वो पूछेगा तो वो मैं बता पाऊंगा। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है, जैसे मैंने अभी समझाया था आप लोगों को, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, अगर एक बच्चा 25% मार्क्स स्कोर करता है, देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, तो वो 210 मार्क्स से फेल हो जाता है। बट इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स, अगर वो 55% मार्क्स स्कोर करता है तो वो पास हो जाता है 240 मार्क्स से। तो हमारे से पूछ रहा है कि परसेंटेज बता दो पास का, कि उसको कितना परसेंट स्कोर करना पड़ेगा पास होने के लिए। क्लियर क्वेश्चन? चलो, तो अभी जो मैंने बताया था, पहले एक मैं दो मेथड मेथड नहीं है, यहां पर हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, यहां पर मैं उसका पास्ट वर्जन बताऊंगा कि हमें जल्दी कैसे करना। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको अप्लाई करते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे पहले मैं एक आप लोगों को समझाता हूं, ये नंबर लाइन है, ये 0 मार्क्स है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100% हो सकता है। अब वो बच्चे ने स्कोर किया 25% मार्क्स। ठीक है, अगर वो पास मार्क्स स्कोर करता, 25 तो नहीं है, अगर वो 25% मान लो मेरा पास मार्क्स होता तो वो फेल नहीं होता, वो पास हो जाता। लेकिन बोल रहे कि वो क्या हो गया? फेल हो गया 210 मार्क्स से। तो मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? 210 मार्क्स अगर ये और स्कोर कर लेता अपने 25% के साथ साथ, तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो यहां पर कहीं मैं मान लेता हूं कि यहां पर उसको पास होने के लिए स्कोर करना पड़ेगा। तो यहां से उस 0 से अगर उस बच्चे को यहां तक आना है तो उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा? यहां तक आने के लिए 25% और यहां से यहां तक आने के लिए 210 मार्क्स और स्कोर करना पड़ेगा। तो इतना अगर वो स्कोर कर देगा, कितना? 25% प्लस 210, अगर वो इतना स्कोर कर देगा तो वो क्या करेगा? यहां पे पहुंच जाएगा, जो कि है मेरे पास पास मार्क्स है। क्लियर है? अब दूसरा केस लेते हैं हम। बोल रहे कि एक बच्चा 55% मार्क्स स्कोर कर रहा है, यहां पर मैं मान लेता हूं कुछ 55%। तो बच्चा 55% स्कोर कर रहा है तो वो ऑलरेडी पास है। ठीक है, वो बोल रहा है कि वो पास मार्क्स जो है उससे 240 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ही इज पास्ड विद 240, मतलब जो बेस था जहां पे उसको पास हो जाना था उससे 240 मार्क्स ज्यादा लेके आ रहा है। क्लियर है? तो इस बच्चे को अगर मैं ये देखूं कि इसको कितने मार्क्स इससे मैं ले लूं कि ये इसी जगह पे आ जाए, ठीक है, तो अगर ये अपने मार्क्स से जितना इसने स्कोर किया उससे 240 मार्क्स अगर वो कम स्कोर करता तो वो यहीं पे आ जाता, कि जहां पर वो सिर्फ पास होता, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। ठीक है, तो वो दोनों बच्चे अब क्या हो गए? मेरे एक ही जगह पे आ गए, इसी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, मुझे अब इन दोनों को इक्वेट कर देना, मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये हो गया 25% प्लस 210 इक्वल हो गया मेरा 55% माइनस 240। क्लियर है? तो अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इस वैल्यू को इधर लेके जाता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना हो गया? 30%। 55 माइनस 25, और इन दोनों को क्या करूंगा? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया? 450। मुझे निकालना है क्या? 5% निकालना है, तो पहले मुझे टोटल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं 5% निकाल पाऊंगा।
या फिर एक और तरीका बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूं कि टोटल निकाल के फिर हम पास परसेंट निकालेंगे, या फिर मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड दूसरा बताऊंगा। क्लियर? अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ गया 150 और ये मेरे पास किसकी आ गई, 10% की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका 10 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 100%। वो इसको भी मेरे को 10 टाइम्स करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1500। क्लियर है? अच्छा, किसी भी तरीके से मैं जा सकता हूं, चाहे मैं इससे निकाल सकता हूं या 240 से निकाल सकता हूं, दोनों से मेरा तरीका सेम होगा, आंसर मेरे पास सेम आएगा। 210 वाले से लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 25% जो उसने स्कोर किया है उसके अंदर मुझे 210 का परसेंटेज इंक्लूड करना पड़ेगा कि 210 मार्क्स किस परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बच्चा अगर 25 के साथ उतना परसेंट और स्कोर करेगा तो पास हो जाएगा। दूसरे केस में मुझे वो वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर हम मार्क्स की निकाल लेते हैं कि 210 जो मार्क्स है, जो इस बच्चे ने 210 मार्क्स है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे। क्लियर है? टोटल मार्क्स में निकाल चुका हूं, 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कैंसिल हो गई। 15 से मैं इसको काटता हूं तो 15 एकम 15, 60 मतलब 14। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 210 है ये 14% को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो अगर ये बच्चे ने 25% तो स्कोर किया था, अगर ये 14% और स्कोर करता तो वो पास हो जाता। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 25 प्लस 14 39%। ये मेरे पास क्या हो गया, पास परसेंट। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा, ए। क्लियर है? अच्छा, हम दूसरे में इससे भी निकाल सकते थे, मैं यहां पे थोड़ा सा यहां पे साइड में कर देता हूं। ठीक है, कि अगर 240 जो है वो मेरा किस परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कैंसिल, 15 से इसको काटूंगा तो 15 एकम 15 और कितना बचा मेरे पास 9 जीरो 90, तो 16 बच गया। ठीक है, तो 16% जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 240 को। ये किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, 16%। तो इसने तो ज्यादा स्कोर किया, तो 16% मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 55 में से मैं 16 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 39%। ठीक है, तो आंसर मेरे दोनों केसेस में सेम आएगा। क्लियर होगा? ये बेसिक मेथड में मैं समझाने के लिए बस इतना लिखा। ठीक है, अच्छा, अब हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या है, यहां मैं लिखता हूं स्मार्ट अप्रोच, जो हमें एग्जाम में करनी है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, परसेंटेज में मेरी वैल्यूज होती है, परसेंटेज में जो मेरी वैल्यूज होती है उनका डिफरेंस मुझे लेना है। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, दोनों के सम को, सम ऑफ मार्क्स या फिर नंबर जो हमारे को दिए होते हैं कि कितने से फेल या पास किया। ठीक है, मुझे क्या करना है कि जो दोनों का डिफरेंस होगा परसेंटेज वैल्यूज का, वो डिफरेंस लेना है और वो इक्वेट करना है किससे, ये जो दोनों मेरे पास वैल्यूज है इनके सम से। ठीक है, तो अब मेरे पास जो एग्जाम में मुझे करना था वो क्या था, 55 माइनस 25 कितना होगा मेरे पास, 30%। वो इक्वल होगा मेरा किसके, दोनों का सम 400 और 50, 450 के। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने इतना निकाल दिया, अब मुझसे जो भी पूछ रहा है वो मैं बता सकता हूं। अगर मुझसे पूछ रहा है पासिंग परसेंट, तो पासिंग परसेंट में अब दो चीजें की जा सकती है कि एक तो पहले मैं 100% की वैल्यू निकालूं, पहले 100% की निकालूंगा, फिर उससे मैं चेक करूंगा कि 210 और 240 जो मार्क्स है उनका परसेंटेज कितना है। फिर वो वैल्यूज में क्या करूंगा, इनमें 25 या 55 में जिससे भी मैं जा रहा हूं उसमें वो इंक्लूड करूंगा, उसके बाद मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं, मैं 100% की वैल्यू नहीं निकालू, मैं क्या करता हूं, ये जो मार्क्स है ना इसी को कंपेयर करके मैं 210 या फिर 240 जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूं। कैसे निकलेगी, जैसे मैं इस लाइन को देखो, ये वाला मैंने स्टेप लिखा था, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। 30% मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 450 को। अगर जो मैं जीरो काट दूं तो जो मेरा 45 मार्क्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3% को। यही मतलब हुआ इसका, ये जो मेरा 45 मार्क्स है वो 3% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक मार्क्स जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 45 मार्क्स 3% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक मार्क्स जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/45% को। क्लियर है यहां पे?
और मुझे किसका निकालना है, 210 मार्क्स जो होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्व कर लेता हूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा। 3 से इसको काट देता हूं 15, 15 से इसको काटता हूं 15 एकम 15 और 6 जीरो 4, तो 14% मेरे पास आ गया किसकी वैल्यू, 210 की वैल्यू। तो ये मुझे डायरेक्ट वैल्यू आ गई किसकी, 210 मार्क्स की। अगर ये 25% और 210 ही तो स्कोर करना था, 210 कितना है 14%, तो मेरे पास डायरेक्ट कितना आ गया 25 + 14 39%। आई होप समझ में आया होगा। ये दूसरे मेथड से भी हम जा सकते हैं, 240 मार्क्स को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको माइनस कर देते 55% से। क्लियर है यहां पे, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हमने क्या किया, हमने टोटल मार्क्स को अवॉइड किया। हमने टोटल मार्क्स क्योंकि हमारे से पूछा नहीं है तो हमने वो नहीं निकाले। हमने डायरेक्ट क्या किया, जो हमारे पास मार्क्स थे उसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे को फास्ट मेथड है मेरा क्या, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्लियर है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, अगर एक बच्चा 36% मार्क्स स्कोर करता है तो वो फेल कर जाता है 32 मार्क्स से, और 48% अगर स्कोर करता है तो वो 64 मार्क्स से पास हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जो अभी मैंने लास्ट में आपको स्मार्ट अप्रोच बताई उसी को अप्लाई करेंगे। सेम क्वेश्चन है क्योंकि उसने हमारे से पासिंग परसेंटेज ही पूछा है। तो 48 - 36 कितना हो गया मेरे पास, 12%। 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के सम को, तो 60 30 90 और 6 96, ठीक है। अब मुझे क्या पासिंग परसेंट चाहिए, तो मैं अगर 32 की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको मुझे 32 बनाना है, तो 32 कैसे बनेगा, अगर मैं इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दूं, 96 को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो मुझे इसे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4%। 4% की वैल्यू कितनी है, 32, ठीक है। अब ये बच्चा अगर 4% मतलब 32 मार्क्स और स्कोर करता तो पास हो जाता। तो पास परसेंट है कितना, 36 और 4 40%। क्लियर है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना आप लोगों को एग्जाम में क्या करना था, 48 - 36 12%, 12% इक्वल है मेरा किसका, 60 और 30 90 और 6 96 के, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप हो गया, जिसमें मेरे को डायरेक्ट क्या करना था, 12% मेरा इक्वल हो गया 96 के। ओरली कर सकते थे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे क्या करना है, अब कुछ हो सकता है अगर कोई बच्चे को क्लिक ना करे कि मैं इसको कैसे 32 बनाऊं, तो वो यूनिटरी मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूनिटरी मेथड में मैं क्या करता है, ये 96 मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 12% को। तो 1% 1 मार्क्स जो होगा वो मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12/96। अब मुझे निकालना है 32, तो 32 में निकालूंगा तो अब यहां से भी मैं कट कर सकता हूं इनको, तो भी मेरे पास आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। क्लियर है यहां पे, चले आगे। चलो, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, अगर एक बच्चा 40% मार्क्स स्कोर करता है तो फेल हो जाता है 50 मार्क्स से, अगर 50% स्कोर करता है तो वो पास हो जाता है 40 मार्क्स से, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, 10% मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 90 मार्क्स को। 1 मार्क्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10% बाय 90 को। क्लियर है, मुझे निकालना है क्या, 50 मार्क्स की वैल्यू कितनी होगी, 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 जीरो मेरी कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास कितना आ गया, 50/9%, यही आएगा। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 पे गया 45 और 5/9। क्लियर है, अगर ये बच्चा 40% जो स्कोर कर रहा था, अगर इतने परसेंट और स्कोर कर देगा तो पास हो जाएगा। तो 40 + 5 5/9, इनको मैं जोड़ना आप लोगों को बताया था, हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट जोड़ सकते हैं। तो 40 5 45, 5/9, मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक स्मार्ट अप्रोच और हो सकती थी, वो क्या हो सकती थी, जब मैं यहां तक पहुंचा, इतना जब मैंने किया, ठीक है, तो मैं यहीं से देख सकता था कि मेरे पास बेस वैल्यू मतलब नीचे जो मेरे पास डिनोमिनेटर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। तो मैं देखता कि किसके अंदर मेरे पास 9 है। एक ही ऑप्शन था जिसमें मेरे पास 9 था, इनमें तो 7 5 ये सब है, तो मेरा यही ऑप्शन मेरा सही होगा क्योंकि 9 ऊपर मेरा कहीं पे कट नहीं रहा है। क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं,
बोलते गीता स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। गीता 30% स्कोर करते हैं, 50 मार्क्स से फेल हो जाती है। संदीप जो है वो 45 मार्क्स स्कोर करता है, 25 मार्क्स ज्यादा लेके आता है जितने चाहिए थे। सेम काम है। क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार लास्ट में क्या बोल रहे, देन हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स। ठीक है, अच्छा तो या तो मैं यहां से टोटल वैल्यू निकाल लूं कि मेरा टेस्ट जो था वो कितने मार्क्स का था, उसके बाद उसका 64% निकाल दो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये कर सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट 64% की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो 30% 45% दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 15%। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 और 25 75 को। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 5 मार्क्स। तो 100%, अब मुझे तो 64% की वैल्यू चाहिए ना, चाहूं तो मैं 100% भी निकाल सकता हूं। ये कुछ बच्चे होंगे जो ये करेंगे कि पहले वो 100% निकालेंगे, 500 मार्क्स का एग्जाम है, उसके बाद वो क्या करेंगे, इसका 64% निकालेंगे कि 64% कितना होगा मेरा 500 का, ये करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम खराब करने वाला अप्रोच है, तो हमें ये नहीं करना। जब हमने यहां पर हमसे क्या पूछा, उसने 64% की वैल्यू पूछी है, मैं यहां पे 1% निकाल चुका कि 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या मैं डायरेक्ट 64 नहीं निकाल सकता, 64 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, 64 इंटू 5, ये तो आएगा ना। और 5 से मैंने मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बताया था, हम क्या करते हैं, इस नंबर का आधा करके उसमें एक जीरो लगा देते हैं। इसका आधा कितना होगा, 64 का आधा 32 और एक जीरो 320, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा लग रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और देख रहे होगे कि मैं कैसे क्वेश्चंस को टैकल कर रहा हूं, कैसे उन क्वेश्चंस को जल्दी कर पा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कुछ क्वेश्चंस को 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर निपटा दूं तो क्या मेरी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो 1.5 मिनट 2 मिनट भी ले जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इजी क्वेश्चन है उसके अंदर मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड बचाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे को एग्जाम के अंदर बैठना होता है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं हर क्वेश्चन को 1 मिनट दूंगा, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो डिमांड ही 3 मिनट की कर रहे होंगे, तो वो क्वेश्चन तो फिर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन 1 मिनट नहीं, जो 15 सेकंड की डिमांड कर रहा है, तो मैं उसमें 1 मिनट दे के क्यों अपने 45 सेकंड खराब करूं। मुझे ऐसी अप्रोच लगानी है कि मैं कितना जल्दी उसको सोल्व कर पा रहा हूं, कितना जल्दी उसको टिक कर पा रहा हूं। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजीव स्कोर 20% मार्क्स इन एन एग्जाम, 11% से 11 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। 50% मार्क्स स्कोर करता है तो 4 मार्क्स ज्यादा लेके आता है। पास परसेंट बता दो कितना होगा। सेम क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करोगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स। अनीता 31% मार्क्स स्कोर करती है, 16 मार्क्स से फेल हो जाती है। अगर वो 40% मार्क्स स्कोर करती है, 56 मार्क्स ज्यादा लेके आती है, तो मिनिमम मार्क्स कितने होंगे पास होने के। इसमें और जो हमारे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर डिफरेंस क्या था, उसमें हमारे से पास परसेंट पूछ रहा था, इस बार पास की मार्क्स की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, इस बार परसेंटेज में आंसर नहीं पूछ रहा हमारे से। क्लियर है, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर भी जो मैंने आप लोगों को बताया था, अप्रोच हमारे को सेम लगानी है कि इनका हमें डिफरेंस लेना है। 40 माइनस 31 कितना होगा मेरा, 9%। 9% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 16 प्लस 56 कितना हो गया, 50 60 66 72। क्लियर है, 1% की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास कितना आ गया, 8। अब क्या किया जाए, 1% की मैंने वैल्यू निकाल ली, तो अब मैं अगर 31% की वैल्यू निकाल दूं तो वो कितनी हो जाएगी, जो निकालो। ठीक है, 1% की मैंने वैल्यू निकाल ली, 8 आ गई मेरे पास। अब या तो मैं 31% की वैल्यू निकाल लूं, उसके अंदर 16 जोड़ दूं तो वो मेरे पास पास मार्क्स आ जाएंगे, या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि 40% की वैल्यू निकालू, उसके अंदर 56 को जोड़ दूं तो 56 को घटा दो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं 31% की वैल्यू निकाल लूं यहां से,
और उसमें 16 मार्क्स जोड़ तो मेरे पास क्या होगा, पास मार्क्स आ जाएंगे। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, 40% की वैल्यू निकाल लूं, उसमें से 56 को माइनस कर दूं, तो भी मेरे पास क्या होंगे, पास मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है? तो मैं दोनों मेथड से निकाल सकता हूं। 31% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 31 गुना में 8, यही होगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे जोड़ना कितना है, इसके अंदर 16 जोड़ दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पास मार्क्स आ जाएगा, जो मुझे निकालना है। अच्छा, 8 1 जा 8 और 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 14 का 4। क्लियर है? मतलब यूनिट डिजिट जो है मेरी 4 होनी चाहिए। अच्छा, 4 अब मैं देख रहा हूं तो 2 ऑप्शन के अंदर है, लेकिन अब एक चीज सोच के देखो कि 31 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 8 से मत करो, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, 310 आता। 310 में मैं 16 जोड़ूंगा तो क्या वो 3000 में पहुंच सकता है, कहीं से भी नहीं पहुंच सकता। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसलिए मुझे जब मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा होता हूं, क्वेश्चन टिक कर रहा होता हूं कि ऑप्शन क्या होगा, तो मेरी एक आंख जो होती है वो ऑप्शंस के ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शंस को मेरे को ध्यान में रखना है कि हाँ मुझे क्या उसको सोल्व करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है यहां पे? आई होप ये टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये टाइप सारी चीजें समझ में आई होगी कि हमारे पास इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होता है, 100% की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा हमारे से पूछा था पास परसेंट कितना होगा मेरा एग्जाम में, तो वो हमने देख लिया कैसे करते हैं कि हमारे पास जो मार्क्स से फेल या पास हो रहा होता है, हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं परसेंटेज के अंदर, और उस परसेंटेज वैल्यू को हम दूसरे जो हमारे को दिया होगा कि उसने स्कोर कितना किया उसके साथ उसको इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास पास परसेंट आ जाता है। मार्क्स अगर हमारे को पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने परसेंट से वो फेल हुए पास हुए उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो जितने मार्क्स से फेल हुए पास हुए वो उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये सब हमारे को करना होता है। क्लियर है? इजी था ये, इजी था ये टाइप, समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, और काफी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के अंदर इस टाइप से आते हैं, तो आएगा तो सब लोग कर पाएंगे। चलो अब हम चलते हैं अगले टाइप के ऊपर। आगे शुरू करते हैं हम अपना अगला टाइप। ये क्या है हमारे पास, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, कि हमारे को क्या करना है, क्वांटिटीज को कंपेयर करना, कि एक चीज है हमारे पास उसका दूसरी चीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, ऐसी चीजें हम देखने वाले क्वेश्चंस के अंदर। इसके अंदर काफी टाइप बन जाते हैं, पर हमारे को मेथड अगर समझ में आ गया तो कितने भी वो टाइप बना ले, कितने ही कुछ वैल्यूज डाले, वो हम बहुत इजीली कर पाएंगे उसको। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो हमने पढ़ा था, क्या जो हमने इफेक्टिव रेट निकालना सीखा था, जो हमने मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर देखा था, ठीक है, उसका काफी ज्यादा यूज हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, उसी को उसका एप्लीकेशन मान सकते हो एक तरीके से, कि उन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हो। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं आप लोगों को, जो मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूं, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, और हमारे से वैल्यूज जो हो रेशियो में, फ्रैक्शन में या परसेंटेज के अंदर आंसर पूछा जाए, ठीक है, अगर हमारे पास रेशियो में, फ्रैक्शन में या परसेंटेज के अंदर आंसर पूछा जाए, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी होती। क्लियर है? अगर हमारे को कंपैरिजन करना है किसी क्वांटिटी का, और हमारे से आंसर जो है वो रेशियो में, फ्रैक्शन में या परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं लेनी। यही हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे से ये पूछेगा तो हमारे को ये नहीं कि अगर वो पूछ रहे 10% का कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं वहां पे उसकी 10% की वैल्यू निकाल के फिर बताऊं। ठीक है, मैं डायरेक्ट परसेंटेज से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन लगाऊंगा ना तो वहां पे दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारे को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
ठीक है, क्वेश्चन इजी है इसलिए, तो क्वेश्चन इजी है इस टाइप में, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है द बेस रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। बोल रहा है एक सर्कल की अगर रेडियस को 25% से इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके एरिया के अंदर कितने परसेंट का चेंज आएगा। क्लियर है। अच्छा, पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे पाई को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कंपेयर करना है, मुझे दिख रहा है कि आंसर जो है मेरे पास परसेंटेज में पूछे गए हैं। ठीक है, परसेंटेज में पूछे जाए, रेशियो में पूछे जाए या फिर फ्रैक्शन में पूछे जाए, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं वो देखूंगा कि वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसको मेरे को कंसिडर करना है बस। तो अगर इसमें मैं देखूं तो पाई के ऊपर मेरा आंसर डिपेंड नहीं करेगा, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। मैं पाई को काट सकता हूं यहां पे, मेरा काम सिर्फ इसके ऊपर है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मेरे से एरिया में चेंज पूछ रहा है तो उसमें मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो ही कंट्रीब्यूट करेगा उसके अंदर। तो मुझे इसके चेंज को पकड़ना है बस। क्लियर है। अब जैसे यहां पर चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आर स्क्वायर हो रहा है। आर कितना दिया उसके अंदर, बोल रहा है अगर एक आर होता तो 25% का चेंज हो रहा था। इंक्रीज की बात कर रहे हैं, हम सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कैसे निकालते थे। पहले हम फ्रैक्शन लिखते हैं 1/4 और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो उसमें इंक्रीज कर देते हैं। तो कितना हो गया मेरे पास 5/4। तो जो मेरी रेडियस का जो फ्रैक्शन आया, रेडियस का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आया वो कितना आया मेरे पास 5/4। वैसे ही अब ये एक बार होता, अगर रेडियस एक ही होती तब तो इतना होता, लेकिन वो बोल रहा है कि ये आर पे डिपेंड नहीं कर रही है। जो एरिया है वो सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक आर इतना चेंज ला रहा है तो एक दूसरा जो आर होगा वो भी इतना ही चेंज लाएगा और सक्सेसिव मेरे को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 5 25, 4 4 16। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी थी 16 थी और चेंज होने के बाद मतलब इंक्रीज होने के बाद मेरे पास कितनी हो गई 25 हो गई। क्लियर है। ठीक है, तो मुझे निकालने कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ 9 का चेंज हुआ कितने पर 16 पर। परसेंटेज में निकालना तो ये मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है। अच्छा, मैं ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन क्या है, नीचे मेरे पास 16 है। मैं 4 से आप लोगों को यहां काट के दिखाया तो ये 4 हो गया, ये 25 हो गया। अब क्या मेरा 4 कट सकता है नीचे, नहीं कट सकता। ठीक है, तो मैं ऑप्शन देखता हूं, मेरे पास कंप्लीट आंसर तो आएगा नहीं क्योंकि मेरे पास नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है। तो क्या कंप्लीट आंसर आ सकता है मेरे पास, नहीं आ सकता। तो ये मेरा ऑप्शन कट गया। यहां पर लिखा है ये भी कंप्लीट ऑप्शन है, ये भी कट गया। अच्छा, इसके अंदर है 1/2, इसके अंदर है 1/4। ठीक है, अच्छा अगर मेरे पास एक ऊपर 2 होता तो वो काट देता 4 को, तो मेरे पास नीचे 2 हो जाता। लेकिन क्या मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू है ऊपर जो 4 को काट पाए, मतलब 2 का मल्टीपल क्या मेरे पास ऊपर है, नहीं है। नहीं है तो ये जो 4 होगा ये मेरा कहीं कटेगा ही नहीं, और कहीं नहीं कटेगा तो ये 1/2 नहीं हो सकता। ये कितना रहेगा मेरा 1/4 ही रहेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये होते है मेरी स्मार्ट अप्रोच कि मेरे को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब मैं जितने कम कैलकुलेशन करके अपना आंसर बता पाऊं, मैं एक्चुअल में उतना बुद्धिमान हूं। अगर मैं बहुत ज्यादा सोल्व करके उसके 2 मेथड लगा के उसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मेरे अंदर ज्यादा बुद्धि है, तो मैं मूर्ख हूं। ठीक है, एग्जाम अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए, कितना कम करने पे मैं अपना आंसर दे पाऊं। ठीक है, जब ये ट्रिक सीख जाओगे ना, जब ये अप्रोच लगाना सीख जाओगे कि मैं कितने कम से कम काम में मेरा काम चल जाए, ठीक है, तब आप लोग एग्जाम निकाल पाओगे। चले अब आगे, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, जो हमने पहले किया था जब मैंने आप लोगों को सक्सेसिव सिखाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का यूज करके उसकी कैलकुलेशन करते, वहां से हम आंसर निकालते हैं, या दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला।
ठीक है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि 2 बार मैंने सक्सेसिव लगाया। ठीक है, तो मेरे पास 2 का फॉर्मूला था। ठीक है, 2 का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, यही था। तो अगर मैं ये डायरेक्ट लगा दूं कि मेरे पास ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, यहां पे 25 है, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50। अब यहां से देखना कैसे करना है। अब एक बंदा होगा वो क्या करेगा, यहां पे 50 25 25 डालेगा और वो वैल्यू निकाल के लाएगा, उसके बाद आंसर मारेगा। अब मैं ऑप्शंस को चेक करूं तो मुझे दिख रहा है 50 तो आएगी और कुछ वैल्यू क्या होगी, प्लस हो रही है, मतलब ऐड होके आएगी, 50 से ज्यादा आएगी। ऑप्शन देखता हूं, क्या ये वैल्यू 50 से ज्यादा है, नहीं है। ये वैल्यू 50 से ज्यादा है। ये वैल्यू 50 से ज्यादा है, नहीं है। ये वैल्यू 50 से ज्यादा है, नहीं है। एक ही ऑप्शन था जिसमें मेरे पास जो वैल्यू थी 50 से ज्यादा आ रही थी, तो वही मेरा आंसर पॉसिबल है। क्लियर है? तो ऐसी अप्रोच मुझे सीखनी पड़ेगी। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं और मेरे पास ये अप्रोच है तो मैं टाइम के अंदर अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अगर मैं बेसिक लगाऊंगा, हर क्वेश्चन के अंदर मैं 1-1 मिनट का टारगेट रखूंगा कि मैं 1 मिनट लूंगा कोई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो मैं कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ ट्रायंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। बोल रहे लेंथ को 20% से इंक्रीज कर दिया जाए, ब्रेथ को 15% से, तो एरिया के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एरिया क्या होता है मेरे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई मेरे पास, 1/5, तो इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6/5। वैसे ही 15% की कितनी हो गई, 3/20, तो 23/20। क्लियर है? ठीक है, 100, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, ये कितना आ गया मेरे पास। यूनिट डिजिट में चाहूं तो चेक कर सकता हूं, लेकिन यहां पर रिस्क है यूनिट डिजिट चेक करने का, क्योंकि मेरे पास नन ऑफ दीज भी दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो हो सकता है कि 38 मेरे पास आंसर नहीं हो, तो उस केस में हो सकता है कि मेरे पास नन ऑफ दीज हो। ठीक है, तो इसमें मुझे निकालना पड़ेगा। तो 6 तिया 18 का 8, एक गया ऊपर, 6 2 12 और 1 13। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ मेरा, 100 था तो 138 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 38%। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला ज्यादा बेटर है, मेरे को जल्दी आंसर देगा। 20 + 15 कितना हो गया, 35, प्लस 20 × 15 कितना हो गया, 300। 2 जीरो जो होंगे वो नीचे से कट जाएंगे, तो मेरे पास कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, 3 का। तो आंसर कितना हो गया मेरे पास, 38। क्लियर है? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/2, मतलब 37.5% से मेरी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, ब्रेथ जो थी वो 20% से कम हो गई, तो एरिया के अंदर क्या चेंज आएगा। लास्ट क्वेश्चन जैसा है, लास्ट क्वेश्चन में मेरी दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, इसके अंदर एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, लेकिन मेथड जो होगा मेरा सेम होगा। ठीक है, तो 37.5% को माइनस करूंगा 20% से, कितना आएगा मेरे पास, 17.5% में फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर, प्लस 37.5% का इंक्रीज है, मैं यहां पे 37.5 लिख लिया, 20% मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20 से मैं इसको काटता हूं तो कितने पे जाएगा, 5 पे। 5 से मैं इसको काटता हूं तो कितने पे जाएगा, 5 7 35, 2 5 25, मतलब 5 पे गया, तो 7.5 आ गया। 17.5 में से 7.5 घटाऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव जो था ये क्या करेगा, इस वैल्यू को माइनस बना देगा। क्लियर है? तो मेरे पास कितना आएगा, 10%। क्लियर है? चले आगे। या फिर दूसरे मेथड से भी 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8, तो मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर कितना आएगा, 11/8। 20% डिक्रीज का कितना आएगा मेरे पास, मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 4/5। तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 44 हो गई, पहले कितनी थी, 40 थी। तो कितने का इंक्रीज हुआ, 4 का इंक्रीज हुआ, कितने पर, 40 पर। तो 100 पर कितना, 4 से इसको काटूंगा 10, 10 से ये 0 गई, तो मेरे पास कितना आ गया, 10%। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, बोल रहा है लेंथ जो है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर डिक्रीज्ड
डिक्रीज एंड इंक्रीज, मतलब लेंथ को डिक्रीज किया, ब्रेथ को भी डिक्रीज किया, हाइट को इंक्रीज किया। किस परसेंट से? 5%, 5%, 20%। क्लियर है? तो मुझसे पूछ रहा है वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मेरे पास? प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री LBH होते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, लेंथ के अंदर कितना चेंज आ रहा है? 5% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो लेंथ के अंदर कितना चेंज आ रहा है मेरे पास? 5% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। तो मेरे पास डिक्रीज हो रही है तो कितना हो जाएगा? 19/20। ठीक है, दूसरी वैल्यू 5% से फिर से ये भी डिक्रीज हो रही है तो 19/20 हो गया। 20% इंक्रीज, 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। तो इंक्रीज हो रही है तो कितना हो जाएगा? 6/5। क्लियर है? ठीक है, 2 से इसको मैं काट दूती हो गया 10, इसको काटूंगा तो कितने पे गया? 3। ठीक है, अब चाहूं तो इनको मल्टीप्लाई करके और मैं अपना आंसर बता दूंगा। तो 19 का स्क्वायर भी हम लोग याद करते, कितना होता है? 361 इंटू में 3, तो कितना होगा? 3, 6 3 18 का 8, एक गया ऊपर 9 और 1 10। और यहां पर कितना है मेरे पास? 5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास? 100 इंटू में 0, तो कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो मेरी 1000 जो थी वो कितनी हो गई? 1083। तो कितना इंक्रीज हुआ? 83 का इंक्रीज कितने पर? 1000 पर। तो 100 पर कितना? 8.3%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वैसे वैल्यूज देखूं तो 5%, 5%, 20% है, तो फॉर्मूला लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 3 का डायरेक्ट लगा देते हैं। तो 20 -5 -5 कितना हो गया? 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो 5 का 5 के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 25। दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। फिर 5 का मैं 20 के साथ करूंगा और इस 5 का 20 के साथ करूंगा तो दोनों वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो 20 इंटू 5 100, फिर से क्या आएगा? 100 डिवाइड बाय 100 प्लस तीनों वैल्यूज का क्या करूंगा? प्रोडक्ट करूंगा। तो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? 500। और क्योंकि दो वैल्यू मेरे पास नेगेटिव के तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। डिवाइड बाय 10,000। क्लियर है? अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो 10, 100 और 100 कितना हो गया? 200। 200 में से 25 गए, कितना होगा मेरे पास? 175। ठीक है, 175 तो कितना आ जाएगा मेरे पास? -1.75। और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.05। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्या उतना हो गया? 10.5 को माइनस करूंगा 1.75 से तो कितना आएगा मेरे पास? 5 से 5 गया 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास? 8.30% मीन्स 8.3%। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%। साइड को 40% से इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके एरिया पे क्या चेंज आएगा? एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है मेरे पास? साइड इंटू साइड, यही होता है। तो साइड में कितना इंक्रीज हो रहा है? 40%। 40% लगाना पड़ेगा सक्सेसिव में 2 बार। तो फॉर्मूला लगाए तो 40 + 40 80, 40 + 40 80, और 40 गुना 40 कितना हो गया? 1600। 2 0 मेरी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस कितना आएगा मेरे पास? 16। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 96%। ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं लेकिन ये बेस्ट मेथड है। 2 के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि सम करना इजी होता है, फॉर्मूला लगाना इजी है, तो इसलिए हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय
37 1/2%। तो हमारे से पूछ रहे हैं कि उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो बता दो। क्लियर है क्वेश्चन? देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज को तो हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है नहीं, तो पाई को हमारे को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आर है और एच है। अच्छा, आर को ध्यान रखना है कि 2 बार आर है और 1 बार मेरे पास एच है, तो इतनी बार मुझे लगाना पड़ेगा। रेडियस की बात कर रहे तो वो क्या बोल रहे हैं कि 40% से इंक्रीज हो रही है, तो 40 का मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर में लगाया तो 14/10, 14/10 ये हो गया। ठीक है, और छोटा कर सकते हैं लेकिन जीरो को कैलकुलेट करना इजी है इसलिए मैं वो लिख रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई इजीली कर लेंगे। 37 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है, और उससे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, अच्छा 5 से इसको काट देता हूं तो कितने पे गया, 2 पे गया, तो कितना हो गया 8 2 16 और 0 आ गया, तो कितना आ गया 160। ठीक है, 14 का स्क्वायर हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, कितना आएगा 196। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं पर हम जनरली क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि 30 तक स्क्वायर हम याद करते हैं। ठीक है, तो हमारे को कैलकुलेशन में हेल्प कर देते हो। तो मेरी वैल्यू कितनी बढ़ी है, 36 बढ़ी है, कितने पर 160 पर, तो 100 पर कितना, तो 0 से मेरी 0 कैंसिल हो गई, 4 से इसको काटूंगा तो 4 पे गया, 4 से इसको काटूंगा तो 9 पे गया, 2 से इसको काटूंगा 5 ये हो गया, तो 9 5 45/2, 45/2 कितना होता है मेरा 22.5। ठीक है, तो 22.5 मेरा कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला किसी के मन में अगर ये डाउट आए कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, तो करके देखना वो खुद। ठीक है, हमारे को क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 37.5 को हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन वैल्यूज के साथ, 40 के साथ 2 बार। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। तो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन, तब हमारे को पता चलेगा कि कब मेरे को मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का यूज करना है, कब फॉर्मूला करना है। इस बार वैल्यूज बड़ी थी, मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया था कि 10 से बड़ी वैल्यूज होते थोड़ा अवॉइड किया करो फॉर्मूला को। 2 में कर सकते, 2 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 में अवॉइड किया करो। क्लियर है? चले आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहे द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस। इतनी पॉपुलेशन है, 4/9 ऑफ देम आर मेल, और बाकी जो है वो फीमेल है, जिसमें 50% मेल जो है वो मैरिड है। तो हमारे से पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, तो कितनी पॉपुलेशन जो है वो मैरिड है और कितनी परसेंट जो मैरिड है वो फीमेल्स है, ये पूछ रहा है हमारे से। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू से क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे 9 की वैल्यू, फिर निकालेंगे 4 की वैल्यू, फिर 5 की वैल्यू निकालेंगे कि फीमेल्स इतनी आ गए मेरे पास, इतने मेल्स है, वो निकाल के उसके बाद उसकी मैरिड की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन मैंने आप लोगों को सबसे, जब ये टाइप मैंने शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी क्या, कि जब हमारे को परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है, किसमें आंसर पूछ रहा है, फाइंड द परसेंट, इसके अंदर पूछ रहा है, इसके अंदर भी किसमें पूछ रहा है, परसेंट में। जब हमारे से परसेंटेज के अंदर रेशियो में या फ्रैक्शन में वैल्यूज पूछी जाए, ठीक है, तो हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। तो मुझे ये जो वैल्यू दी हुई है ना, इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, मैं इसका यूज किए बिना भी आंसर बता सकता हूं। ठीक है, यूज करूंगा तब भी उतना ही आंसर आएगा, नहीं करूंगा तब भी उतना ही आंसर आएगा। यूज करने पे मेरे पास कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो कम कैलकुलेशन के मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, तो मैं मान लेता हूं कि 9 जो है वो मेरे पास टोटल पॉपुलेशन है। 9 क्या है, टोटल पॉपुलेशन है। क्लियर है? जिसमें से 4 जो है वो मेल है, तो फीमेल कितनी बची मेरे पास, 5 जो होगी वो फीमेल होगी। क्लियर है? अब बोल रहे कि 50% मेल जो है वो मैरिड है। मेल है कितने, 4 है, 50% कितना होता है 1/2, तो 4 का 1/2 कितना हो गया, 2 लोग क्या है, मैरिड है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। अच्छा अब एक चीज बताओ कि कोई गांव के अंदर कोई मैरिड है, ठीक है, एक जो आदमी मैरिड है तो उसकी वाइफ भी तो होगी ना, वो भी मैरिड होगी।
ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आदमी मैरिड है, उसकी वाइफ है नहीं। ठीक है, अगर एक आदमी किसी के साथ शादी कर रहा है तो उसके साथ वाइफ भी जो आएगी वो भी तो मैरिड है ना, वो दोनों आपस में मैरिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, कि जितने मेरे पास मैरिड मेल है उतने ही मेरी मैरिड फीमेल भी है। क्लियर है? तो यहां पर दो मैरिड मेल थे तो फीमेल भी कितनी मैरिड होगी, दो ही होंगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर अब बस मेरा जो डाटा है वो मुझे ये ना ही यूज करना है, मुझे ये नहीं करना कि मैं इसका यूज करके और वैल्यूज निकाल रहा हूं। तो वो अगर मैं वो काम कर रहा हूं तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा और आंसर निकालने में भी उतना ही टाइम लगेगा और कोई उसका यूज नहीं है। तो मैं यही समझाना चाह रहा था आप लोगों को शुरू में कि हम जब परसेंटेज में हमारे से कोई वैल्यू पूछी जा रही है, कंपैरिजन कराया जा रहा है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे वो समझ में आ रही है वो चीज। अच्छा, तो अब हमारे से क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परसेंट ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो मैरिड पॉपुलेशन है कितने लोग मैरिड, 4 लोग मैरिड है। कितने में से, 9 में से। हमारे से पूछ रहे हैं परसेंटेज के अंदर, तो 100% हो गया। ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहां से। ठीक है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है, 11 1/9 होती है। इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 44 4/9%। क्लियर है? ठीक है, चल अगले पार्ट पे। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की अगर बात करें तो क्या पूछ रहा है हमारे से, फाइंड द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल। कितनी लोग मैरिड फीमेल है, 2 लोग है, और मैरिड है कितने, 5। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 100%। तो कितना आ गया मेरे पास, 5 से इसको काटूंगा तो 20। तो 40% जो फीमेल्स है वो क्या है, मैरिड है। क्लियर है? समझ में आया होगा यहां पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 12/7। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है मेरे पास, n/d। ठीक है, ये मैंने लिख दिया n/d। अब बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर के अंदर 140% का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि 100 था पहले, उसके अंदर 140% इंक्रीज हुआ, तो वैल्यू कितनी हो गई, 240%। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का अगर मैं यूज करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240, मतलब 2.4 टाइम्स हो गई। क्लियर है? वैसे ही जो मेरा डिनोमिनेटर है उसके अंदर 20% वैल्यू डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हुई तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कितना आया, 0.8। क्लियर है? ये वैल्यू इक्वल है मेरी किसके, 12/7। यही बोल रहे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इससे मैं इसको काट देता हूं, 3 पे गया, 3 से इसको काट दिया मैंने 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4/7। यही तो मेरे पास फ्रैक्शन था ओरिजिनल, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 60%। तो मैंने लिखा न्यूमरेटर और बोल रहे 60% इंक्रीज, तो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कितना हो गया, 1.6। ठीक है, बोल रहे डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया जाता है 40% से, तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कितना आ गया, 1.4। बोल रहे ये इक्वल आता है किसके, 16/63। तो मुझे इसको सोल्व करना है और n/d की वैल्यू मुझे निकालनी। क्वेश्चन मेरा n/d तो है, ये तो फ्रैक्शन पूछ रहा है वो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो डेसिमल में यहां से हटा देता हूं क्योंकि दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये खत्म हो गया, मेरे पास डेसिमल नहीं है। ठीक है, मुझे बस इतना सोल्व करना है। 16 से ये मेरा 16 कैंसिल हो गया, ये 14 है या 63 है। 7 से काट देता हूं, ये हो गया 2, 7 से काटूंगा तो ये हो गया 9। ये 2 जाएगा यहां पर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/9। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है यहां पे, आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, बोल रहे द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय +1/4, मींस 4 कोई मेरी वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में बोल रहे हैं कि 3 मेरी वैल्यू थी उसमें -1 हो जाए, 1 क्या डिक्रीज हो जाए। तो मेरे पास जो नया फ्रैक्शन आता है वो कितना आता है, 33/64। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है
और जो अभी मैं पीछे करके है वो क्या थी, परसेंटेज में थे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 25% ही तो लिखा हुआ है 1/4, और जो 1/3 है 33.33% ही तो लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है। ठीक है, बोल रहे कि 4 मेरे पास इनिशियली वैल्यू थी, उसके अंदर 1 का इंक्रीज हो गया, तो अब कितनी हो जाएगी वो 5/4 हो जाएगी। ठीक है, 3 मेरे पास इनिशियली थी, उसके अंदर 1 का डिक्रीज हो गया, तो अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। और ये किसके इक्वल है मेरा 33/64 के इक्वल दे रहा है। ठीक है, तो यहां से मुझे इसको कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल लेना। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, n/d इंटू ये ऊपर जाएगा 5 3 15 4 2 8 33/64। 3 से अगर मैं काट देता हूं तो ये हो गया 5, 3 से काटूंगा तो ये हो गया 11, 8 से इसको काटूंगा तो ये हो गया 8, ये 5 जो बचा था ये यहां पर आ जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 11/40। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये भी। सिर्फ ये वैल्यूज जो अलग दी थी, पहले हमारे को परसेंटेज में वैल्यूज दे रहा था कि इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां पर हमें क्या फ्रैक्शन में वैल्यूज दी थी कि कितना उसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। अच्छा, बोल रहे कि एक आदमी ने किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसको करना कितने से था 5/3 से करना था। ठीक है, तो उसने गलती की है यहां पे, तो हमारे से पूछ रहे कि कितना उसके परसेंट में एरर आएगा या फिर चेंज आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी कराया था, जिसमें हमने एरर निकाला था। तो मैंने आप लोगों को बताया था एरर एक्चुअल में हमारे पास होता कितना है। एरर परसेंट क्या होता है हमारे पास, ट्रू वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, यही होता है। अपॉन में रेफरेंस हम किसका लेते हैं, ट्रू वैल्यू का, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा। एक तो जनरल जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, और अगर कोई वैल्यू चेंज होके आएगी तो हमारे को जनरल फॉर्मूला के ऊपर जाना है, तो हम कभी गलती नहीं करेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसके लिए। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक मेरी तभी वैलिड होगी जब ये जो नंबर्स मेरे पास दिए है ये आपस में रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि 1/x की फॉर्म में होगा। अगर पहला नंबर मेरे पास x है तो जो दूसरा नंबर होगा उसको 1/x मेरे को लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर फॉर्म में है तब तो मैं उस ट्रिक को अप्लाई कर पाऊंगा, अगर नहीं है तो फिर मुझे बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक से बताता हूं कैसे होगा। तो ट्रू वैल्यू मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है, जो सही वैल्यू वो है 5/3। ठीक है, और मेरे पास जो उस बच्चे ने जो ली है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया 3/5, जो गलत वैल्यू। ठीक है, मुझे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, डिवाइड करना है। ट्रू वैल्यू क्या है मेरे पास 5/3, इसका मुझे लेना है 100%, ये मुझे करना है। ठीक है, अच्छा एलसीएम लूंगा तो 15, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया 16/15। ठीक है, नीचे मेरे पास कितना है 5/3 है, इनटू में 100%। तो इस वैल्यू को मेरे को सोल्व करना है, ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 48 अपॉन में 15 इंटू 5 इंटू 100%, यही हो गया। ठीक है, 5 से इसको मैं काट देता हूं तो कितने पे गया 20 पे, 5 से काटूंगा तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 से इसको काटूंगा तो 16 या 48, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 16 4 जा 64%। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं क्या ट्रिक पर। ठीक है, अब हम चलते अपने ट्रिक पर। ट्रिक की मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दी कि कंडीशन क्या है कि वो रेसिप्रोकल होने चाहिए। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल है मतलब यही दो जो नंबर है वही दूसरी साइड में उल्टे करके लिखे हुए, तभी मैं इसको अप्लाई कर पाऊंगा, वरना मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है,
अच्छा, तो ट्रिक क्या होती है मेरे पास, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका मुझे परसेंटेज ले देना है, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ए और बी मेरे पास क्या है, जो मेरे पास नंबर्स थे, ठीक है, वही मेरे पास क्या है, ए और बी है, जो उसने ली है वैल्यूज। जैसे उसने वैल्यू क्या ली थी, 3/5 ली थी, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ये मुझे करना है, इनटू में 100%। तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 माइनस 9 कितना हो गया मेरे पास, 16, तो 16/25 इंटू में 100%, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 25 से इसको काटूंगा 4 पे, तो 16 चौका 64। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, बस मुझे इतना करना है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका मेरे को परसेंटेज ले देना है, मेरे पास क्वेश्चन हो गया खत्म। आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर 4 परसेंटेज का यहां पर होता है खत्म, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इसका जो 5th पार्ट है वो जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।